नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस सीरीज में हम चल रहे हैं उसमें एक क्लास आज और ऐड हो गई है और हम जो सीरीज कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत टीजीटी एंड पीजीटी का कोर्स कर रहे हैं और उसी के क्रम में कानून जिसका पहला भाग पार्ट 1 हो चुका है। आज हम उसका भाग 2 करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कानून के प्रकार और कानून और नैतिकता में संबंध। उसका टॉपिक का नाम क्या है? कानून के प्रकार और कानून और नैतिकता के में संबंध, भाग 2। तो हमारे कोर्स नट के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए और कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखो, आज की कक्षा के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। आज की कक्षा में हम क्या जानेंगे? कानून का वर्गीकरण, यानी कानून कितने प्रकार के होते हैं, कानून और नैतिकता में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो मैं बिंदु बताऊंगा आपको, वो नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कानून का वर्गीकरण कि कानून को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कानून का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया हुआ है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरा है राष्ट्रीय कानून। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कानून क्या होता है? जब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय कानून होता क्या है। राष्ट्रीय कानून देश के सभी कानून आते हैं इसके अंदर। जो कानून, यानी कि जो कानून विधान पालिका, किसी भी राज्य की किसी भी देश की विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनाती हुई सभी कानून इस कानून के दायरे में आते हैं, उसे राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। ये किसी देश के अंदर में ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय कानून बोलते हैं। जैसे भारत में विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो भी कानून बनाएगी वो भारत देश में ही लागू होगा और कहीं नहीं लागू होगा। अगर अमेरिका में कोई कानून बनेगा तो अमेरिका में ही लागू होगा, जो उसका राष्ट्रीय कानून कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राष्ट्रीय कानून। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या होता है, राज्यों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं कि राज्यों के अन्य देशों से क्या संबंध होंगे। भारत का एग्जांपल लेते हैं कि भारत का अमेरिका से संबंध कैसा होगा, फ्रांस से संबंध कैसा होगा, चाइना से संबंध कैसा होगा, पाकिस्तान से संबंध कैसा होगा। इसमें जो भी संधि या शांति वार्ताएं आती है सभी इसके अंदर आ जाती है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये भी होता है, जैसे कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र को दबा नहीं सकता, अपनी इच्छा उस पर थोप नहीं सकता, चाहे वो राष्ट्र कितना भी छोटा हो। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश बहुत छोटा देश है, तो भारत अपनी इच्छा को उसमें दे नहीं, अपनी इच्छा को उस पर आरोपित नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर क्या होता है कि जो देश तटस्थ देश है, तो वो वो उनका काम क्या होता है कि जब युद्ध का वातावरण बनता है तो तटस्थ देश जो उसमें भाग नहीं लेते वो युद्ध सामग्री सप्लाई नहीं कर सकते। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है। जैसे अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ, तो इसमें जो टर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था, क्योंकि युद्ध दोनों के बीच में चल रहा है, आप उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है तो विश्व युद्ध होने की संभावना बन जाती है, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, और अभी भी ऐसी संभावना हुई थी कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे जिनका नाम था हॉल। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी वास्तविक कानून बताया है। हॉल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी वास्तविक कानून बताया है। नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। हॉल ने, क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस
विचारक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तविक कानून हो सकता है, तो सीधा सा इसका आंसर होगा हॉल। ठीक है दोस्तों। दूसरा, और थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में और जान लेते हैं। देखिए, ये इस अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो हेग में है, और हेग कहाँ है? वो फ्रांस में है। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? वो हेग में है, और हेग कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है दोस्तों। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये हेग के अलावा किसी भी स्थान पर भी किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अन्य देश हो। ठीक है दोस्तों। तो आपने समझा कि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होता है। चलिए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय कानून के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय कानून भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण कानून, एक होता है संवैधानिक कानून। ठीक है। और साधारण कानून भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें होता है व्यक्तिगत कानून और दूसरा होता है सार्वजनिक कानून। और सार्वजनिक कानून भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रशासकीय कानून और एक होता है सामान्य कानून। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बात करते हैं हम साधारण कानून की, कि साधारण कानून होता क्या है। सॉरी, पहले बात करते हैं संवैधानिक कानून की। एक मिनट रुकिएगा। बात करते हैं हम संवैधानिक कानून की। संवैधानिक कानून होता क्या है, मैं पॉइंट बिंदु बिंदु या पॉइंट वाइज बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, संवैधानिक कानून सरकार के विभिन्न अंगों की रचना के बारे में बताती है। जैसे जैसे ये मैं लिख देता हूँ, विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। संवैधानिक कानून में ये बताया गया होता है कि विधान पालिका जो सरकार के अंग होते हैं, जो सरकार के अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, पता है ना आपको, न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका। तो इसमें ये बताते हैं कि ये इनकी संरचना कैसी होगी, ये किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है। इनके क्या कर्तव्य होंगे, इनकी क्या शक्तियाँ होगी, या इनके क्या कार्य होंगे, राज्य के क्या कार्य होंगे, या राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, संसद के क्या कार्य होंगे या क्या शक्तियाँ होगी, व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे या कर्तव्य होंगे या अधिकार होंगे। ये सब संवैधानिक कानून में बताया जाता है। ठीक है। राज्य की पूरा स्ट्रक्चर या संरचना इसमें बताई जाती है कि कौन कैसे काम करेगा, पीएम कैसे काम करेगा, राज्यपाल कैसे काम करेगा, सीएम कैसे काम करेगा, संविधान के अनुसार उसे संवैधानिक कानून कहते हैं। जैसे भारत के संविधान के अनुसार पूरी व्यवस्था काम करती है भारत में। पीएम को जितने भी राइट्स दिए गए हैं वो संविधान से दिए गए हैं। राष्ट्रपति को जितने भी अधिकार दिए गए वो संविधान से दिए गए हैं। तो इसे हम बोलते हैं संवैधानिक कानून। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लंघन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसमें संशोधन जो होता है वो भारत में 368 आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है। और संशोधन इसमें संसद करती है, और संसद में आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है दोस्तों, ये और संवैधानिक कानून हमेशा निश्चित होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता, ये स्थायी होते हैं। और इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। जैसा कि मैं भारत में आपको बता दूं कि भारत में संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यसभा में 2/3 बहुमत और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अदरवाइज संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत के संविधान को हम कठोर संविधान या कठोर कानून भी कहते हैं। भारत के जो संवैधानिक कानून है इसे हम कठोर कानून भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नोट डाउन करते रहेगा। इसमें आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो संवैधानिक कानून है वो कठोर है, लेकिन कुछ जगहों पे ये कानून कठोर नहीं है, वहाँ पे लचीलापन होता है, उसे आसानी से बदला भी जा सकता है। संवैधानिक कानून की व्याख्या केवल उच्चतम
न्यायालय या हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। भारत में जो संविधान की जो परिभाषा है या उसकी जो व्याख्या है वो सिर्फ हाई कोर्ट, एक मिनट, वो सिर्फ जो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकते हैं, इन्हीं के पास पावर है। अगर कोई भी संवैधानिक मुश्किलें आ जाती है तो जो सरकार होती है वो उच्चतम न्यायालय को बोलता है कि आप इसकी व्याख्या करके बताइए कि संविधान के अनुसार क्या होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम संवैधानिक कानून। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं हम साधारण कानून की। नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। देखिए, साधारण कानून संवैधानिक कानून के अलावा जितने भी कानून होते हैं वो सब साधारण कानून में आ जाते हैं। संवैधानिक कानून के अलावा जितने भी कानून होते हैं वो सब साधारण कानून में आ जाते हैं। और ये जो कानून होते हैं, जो साधारण कानून होते हैं, वो विधान पालिका, संसद, कार्यपालिका कोई भी बना सकती है। लेकिन संवैधानिक कानून पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट चलती है। पहले से संवैधानिक कानून बना हुआ है ना, जितने भी संविधान है, लेकिन जो साधारण कानून है वो बना सकती है और उसमें संशोधन भी आसानी से किया जा सकता है। जैसे अगर किसी भी राज्य के अंदर जो विधानमंडल का अधिवेशन या कोई भी सरकार फेल हो गई है या निरस्त हो गई है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कब तक अध्यादेश जारी कर सकता है? विधानमंडल का अधिवेशन शुरू होने से 6 हफ्ता बाद वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बिहार में भी इलेक्शन हुए थे। अगर बिहार में कोई भी सरकार नहीं बनती तो वहाँ पे जब सरकार ही नहीं बनेगी तो सरकार कौन चलाएगा? तो जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक राज्यपाल अध्यादेश जारी करके वहाँ पे नियम लागू कर सकता है, जैसा कि अभी मुंबई में चल रहा है, सॉरी महाराष्ट्र में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट डाउन कीजिएगा अध्यादेश। और अध्यादेश सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल ही लगा सकते हैं। न्यायाधीश और कुछ फैसले, जो कुछ साधारण कानून है वो न्यायाधीश भी अपने जजमेंट के द्वारा करते हैं, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। इसको देश का कानून भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जज ने कोई फैसला दिया और जजमेंट देने के बाद उसने कहा कि इस तरीके से जो भी फैसले आएंगे वो इसी जजमेंट के अनुसार होंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और सेम केस ही हाई कोर्ट में आता, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला कर सकते हैं उस कानून को, तो वो कानून बन जाते हैं। इसे ही हम कॉमन लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? कॉमन लॉ कहते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं व्यक्तिगत कानून की। किसकी? व्यक्तिगत कानून की। नोट डाउन करते रहिएगा। देखो, व्यक्तिगत कानून इंग्लिश में इसको पर्सनल लॉ बोलते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं। आपसी संबंध बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे व्यक्तिगत कानून कहते हैं। और ये ज़्यादातर कानून रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। किसके ऊपर आधारित होते हैं? रीति रिवाजों के ऊपर आधारित होते हैं और राज्य इसे लागू करता है। ये कानून रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं, राज्य इसे लागू करता है। जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का हस्तांतरण रीति रिवाजों पर आधारित है कि जो पिता की संपत्ति वो पुत्र को मिलेगी, जो दादा परदादों की संपत्ति वो पुत्र को मिलेगी और समान रूप से बांटा जाएगा। तो उसको राज्य ने लागू कर दिया और इसमें संशोधन भी आसानी से किए जा सकते हैं। क्षतिपूर्ति का कानून, वस्तुओं की बिक्री का कानून, साझेदारी का कानून, विवाह का कानून, तलाक का कानून, जो भी तलाक का कानून आया था मुस्लिमों के लिए 3 तलाक को रद्द कर दिया गया था, ये भी व्यक्तिगत कानूनों में होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है। ये व्यक्ति जो आपसे संबंध को दर्शाते हैं। बात करते हैं हम अब सार्वजनिक कानून की। किसकी? सार्वजनिक कानून। सार्वजनिक कानून क्या होता है? देखो, सार्वजनिक प्रशासन और सार्वजनिक कानून का जो संबंध है वो प्रशासन और सुरक्षा से ज़्यादा होता है। जैसे हम आसपास लोग रहते हैं, वो रहने में कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे, उसको बनाने के लिए जो कानून लागू किया जाता है उसे सार्वजनिक कानून कहा जाता है। जैसे कोरोना काल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैर कानूनी है, ये सार्वजनिक कानून हो गया। सार्वजनिक जगह पे आप कूड़ा नहीं फेंक सकते, आप अपनी बाइक को अनऑथोराइज पार्किंग नहीं कर सकते, ये सार्वजनिक कानून है जो सुरक्षा और शांति बनाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, चोरी के ऊपर होगी या डकैती रोकने वाले कानून हो गए या न्याय और शिक्षा वाले कानून हो गए।
ठीक है, शांति स्थापित करने वाले कानून हो गए, इसे हम सार्वजनिक कानून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सार्वजनिक कानून के भी हम दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रशासकीय कानून, एक होता है सामान्य कानून। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए प्रशासकीय कानून क्या होते हैं। जब कोई भी राज्य अपनी शासन व्यवस्था को चलाता है तो दो तरीके से चलाता है, एक तो पब्लिक होती है और एक राज्य के कर्मचारी होते हैं। तो प्रशासकीय कानून में क्या होती है, जो राज्य कर्मचारी होते हैं उसके लिए कानून अलग होते हैं, उसके लिए न्यायालय अलग होता है, और जो आम नागरिक होते हैं उसके लिए कानून अलग होते हैं और उसके लिए अलग न्यायालय होता है। अगर जो भी राज्य कर्मचारी अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको वैसा उसी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे कि आम नागरिकों को ट्रीट किया जाता है। उसके लिए अलग कानून होगा और उसके लिए अलग न्यायालय होगा। ये जो प्रथा है, ये प्रथा कहाँ पर है, फ्रांस में है। ये प्रथा कहाँ पर है, फ्रांस में है। फ्रांस में जो राज्य कर्मचारी होते हैं उनके लिए कानून अलग है, जो आम नागरिक है उनके लिए कानून अलग है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्य कर्मचारी हो चाहे आम नागरिक हो, दोनों के लिए समान कानून है। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट कर लेना। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस के अंदर जो शासन चलता है वो विधि का शासन नहीं चलता है, वहाँ पे विधि का शासन नहीं है। क्यों? क्योंकि विधि के शासन में सभी लोग समान होंगे, जबकि वहाँ पे राज्य कर्मचारी के लिए अलग कानून है, जबकि आम नागरिक के लिए अलग कानून है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासकीय कानून आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम सामान्य कानून की। देखिए राज्य और साधारण लोगों के संबंधों को जो नियमित करती है उसे ही सामान्य कानून कहते हैं। कि राज्य और व्यक्ति के बीच के अंदर जो समन्वय बना के रखेगी वो सामान्य कानून होता है। जैसे चुनाव, प्रेस की स्वतंत्रता, आलोचना करने का अधिकार। ठीक है, ये निरंकुश शासन से बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये राज्य और व्यक्ति के बीच में एक समन्वय बना के रखता है। आपको वोट देने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, प्रेस की अपनी स्वतंत्रता है। तो ये सामान्य कानून होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये कानून की वैरायटी या कानून के प्रकार के बारे में जाना। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कानून और नैतिकता की। आपको तो पता है जो कानून होता है वो नियम होते हैं। कानून क्या होते हैं, समझना, कानून होते हैं नियम। एक मिनट रुक जाइए। कानून होते हैं नियम, और नैतिकता जो होती है वो एक प्रकार की भावना होती है। क्या होती है, भावना। ठीक है, तो कानून और नैतिकता में की बात करते हैं। कानून एक ऐसी चीज़ होती है जो नियमों से बंधी होती है, जो नियम होती है जो सभी व्यक्ति पे समान रूप से लागू होती है। नैतिकता क्या और कानून क्या होते हैं, बाह्य आचरण होता है, और नैतिकता क्या होता है, वो आंतरिक आचरण होता है, और जो आपकी भावना और आपकी इंटेंशन पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कानून और नैतिकता है। बात करते हैं कानून और नैतिकता में अंतर क्या होता है। देखिए इसको नोट डाउन करते हैं, कानून और नैतिकता में अंतर क्या होता है। पहला अंतर, कानून का संबंध बाह्य आचरण से होता है, जबकि नैतिकता का संबंध आंतरिक आचरण से होता है। बाह्य आचरण का मतलब होता है अगर आप कोई भी बाह्य क्रिया करेंगे तो कानून के नियमों से बंधी हुई होगी, और जो नैतिकता होती है वो आंतरिक आचरण होता है कि क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना बेकार है या सही है, वो नैतिकता होगी, ये आंतरिक आचरण से संबंधित होता है। तो पहला अंतर तो ये हुआ। आप बात करते हैं दूसरा अंतर। दूसरा अंतर ये है विरोधाभास है। ये विरोधाभास है। जैसे कानून इजाजत देता है कि मदिरा पान करना उचित है, जबकि नैतिकता आपको ये कहते हैं कि मदिरा पान करना अनुचित है। तो ये आपस में विरोधाभास हो गया। यानी कानून तो आपको पीने के लिए अलाउ कर रहा है कि आप पी सकते हैं, लेकिन जो नैतिकता आपकी भावना अंतर्मन है
वो उसको कहते हैं नहीं शराब पीना गलत है, तो ये अनुचित हो गया। तो कानून और नैतिकता में दूसरा अंतर ये होगा कि आपस में विरोधाभास है। तीसरा अंतर क्या है? हाँ, तीसरा अंतर ये है कि जो कानून है इसका संबंध राज्य से है। क्यों? क्योंकि राज्य इसे लागू करता है। और जबकि नैतिकता का संबंध मानवता से है। ठीक, और मानवता से है और व्यक्तिगत है। समझ गए दोस्तों? अब कानून जो है वो नियम बनते हैं, राज्य उसे लागू करवाती है, जबकि नैतिकता का जो संबंध है वो मानवता से, क्योंकि मानव उसे खुद ही लागू करता है कि मुझे सही तरीके से चलना है, मुझे रोड पार करना है, मुझे चोरी नहीं करनी, मुझे गाली नहीं देना। ये आपका अंतर्मन आपको बताएगा। लेकिन कानून जो होगा वो लागू राज्य करेगा। अगर आपने चोरी कर ली तो दंड राज्य देगा। समझ गए दोस्तों? तो ये तीसरा अंतर हुआ। बात करते हैं हम चौथे अंतर की। चौथा अंतर है कानून। जो कानून राज्य बनाता है और जो नैतिकता होती है वो स्वेच्छा होती है, यानी खुद के द्वारा ही लागू की जा सकती है। जो नैतिकता होती है वो स्वेच्छा से ही करता है आदमी। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता कि तू सच मत बोल, तू झूठ मत बोल, वो आपकी मर्जी है, वो नैतिकता के ऊपर है। जबकि कानून राज्य बनाता है और वो बनाएगा ही। ठीक है दोस्तों? पांचवा अंतर क्या है? पांचवा अंतर यह है कि कानून जो होता है वो निश्चित होता है, जबकि ये अनिश्चित होता है। अगर कोई कानून बन गया तो निश्चित है, आपके लिए भी समान है, इसे मापना और इसे जजमेंट करना बड़ा आसान होता है। जबकि नैतिकता को जजमेंट करना आसान नहीं होता। क्या चीज़ सही है, किस परिस्थितियों में सही है। अब जैसे मैंने आपको पहले के एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा को भूख लगी और वो भूख के कारण तड़प रहा है और उसने चोरी कर ली, तो कानून की नज़रों में तो वो गुनाह है, लेकिन नैतिकता की नज़रों में वो गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी और भूख लगने के लिए पेट भरना जरूरी है, उसने उसके लिए चोरी की, तो ये नैतिकता की नज़रों में गुनाह नहीं होगा। तो नैतिकता अनिश्चित होती है, इसको हम मापा नहीं जा सकता, जबकि कानून निश्चित होता है, इसे मापा जा सकता है। तो एक पॉइंट आप इसे भी लिख सकते हैं कि इसे मापा जा सकता है। और ये अमापनीय है। ठीक है दोस्तों? कानून और नैतिकता में ये अंतर हुआ। बात करते हैं हम कानून और नैतिकता में समानताएं क्या है, मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो दोनों को एक जैसी बनाती है। तो आप नोट डाउन कीजिएगा। पहला, उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों समान है। उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों समान है। कैसे समान है? देखिए, जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी, राज्य जब बना था, तब कोई कानून वगैरह तो थे नहीं। तो कानून वगैरह कहाँ से बने? रीति रिवाज से बने, प्रथा से बने। और रीति रिवाज और प्रथा का आधार क्या था? नैतिकता। जैसे अगर आप रामायण या गीता पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब बातें कहेगी नहीं। तो ये नैतिकता पर आधारित है ना, उसी के आधार पर कानून और नियम बने। तो उत्पत्ति की दृष्टि से दोनों समान हुए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, हाँ, कानून लोगों के नैतिक मूल्यों को प्रकट करता है। कानून व्यक्ति के मूल्य को प्रकट करता है। कैसे? देखो, कोई भी राज्य जब कानून बनाएगा तो वो अपने कानून में ये लिखेगा कि चोरी करना गुनाह है, चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करोगे तो आपको ये दंड होगा, अगर आपने किसी का गलत किया तो आपको ये दंड मिलेगा। तो उससे कानून कानून जब कानून व्यक्ति को क्या बताता है? व्यक्ति को ये प्रेरित करता है कि आपको गलत काम नहीं करना। तो वो नैतिक मूल्यों को प्रकट करता है। तो दोनों में ये इक्वलिटी बन जाती है। ठीक है दोस्तों? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कानून नैतिकता में सुधार करता है। बिल्कुल करता है। कानून नैतिकता में
सुधार करता है, बिल्कुल करता है। कानून नैतिकता में सुधार कानून के माध्यम से काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई चोरी के केस में जेल में चला गया, ठीक है, तो कानून ने उसको सज़ा दे दी। अब कानून जब उसको सज़ा दे के जेल में भेज देगा तो जेल में उसे बताया जाएगा कि आपने जो गुनाह किया है वो गलत था, तो वहाँ पे उसे सुधारा जाएगा और सुधारने के बाद उसमें नैतिक सुधार आएगा और उसे पता चल जाएगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो गलत होगा। तो कानून नैतिकता में सुधार करता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हाँ, इसमें आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो, जैसे कि पहले हिंदू विवाह में, जैसे पहले ज़माने में लोग बाल विवाह कर लेते थे, तो अब जब फिर लॉ बना कि 18 साल से नीचे की लड़की की शादी करना गुनाह है, तो ये नैतिकता में सुधार हो गया ना कि नहीं, बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए कानून और नैतिकता में संबंध है, क्योंकि कानून नैतिकता में सुधार करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अभी मैं अपने पड़ोसी देश का एग्जांपल देता हूँ कि चाइना में 1950 में एक एक्ट बना था और इस एक्ट में ये कहा गया था कि विवाह कानून, जो बाल विवाह है और जो बहु विवाह है और अखेल वगैरह रखने पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो वहाँ के कानून ने लोगों की नैतिकता में सुधार किया। ठीक है दोस्तों, भारत में जैसा कि अब एक चीज़ और आ गई है कि जो पिता की संपत्ति होगी उसमें पुत्री का भी अधिकार होगा। तो ये धीरे धीरे नैतिकता में सुधार कानून के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज की कक्षा के लिए अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसके जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अभी मैंने प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन भी कराए थे। जल्दी में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ। जब से टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए उसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को मैं आपको ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगा। मॉक टेस्ट भी जल्दी आने वाला है। पिछला मॉक टेस्ट मैंने कराया था बट आप लोगों का रिव्यू ठीक नहीं आया था, तो मैं चाहता हूं कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आप हमारे यूट्यूब के कोर्स नट के चैनल से जुड़े रहिए, इसे देखते रहिए, पढ़िए, पढ़ाइए और आगे बढ़िए। इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यही रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच।